नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में महाभारत का आरंभ हो चुका है। राजनीति के नाटकीय मोड़ अब आने और दिखने शुरू हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। बयानबाजी तो पहले भी हो रही थी, लेकिन लखीमपुर खीरी की विभत्स घटना के बाद कौन क्या बोलता है और कौन किस पीड़ित के घर दिखता है, उसके बहुत मायने हो गए यूपी में। और सिर्फ यूपी में ही नहीं, लखीमपुर कांड के राजनीतिक परिणाम पंजाब और उत्तराखंड के कुछ जिलों में भी देखने को मिल सकते हैं, जहां जहां सिख बहुल इलाके हैं। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर बीजेपी का यह मानना है कि आएंगे तो योगी ही। निरहुआ एक संगीतकार हैं, उन्होंने एक गाना भी गाया है कि फिर से आई हैं योगी जी। उधर अखिलेश रथ यात्रा निकाल रहे हैं और मायावती ने भी चुनावी रैली शुरू कर दी है। प्रियंका भी लखीमपुर के बाद से वाराणसी गईं और कांग्रेस में जान फूंकने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन योगी का चैलेंजर कौन है? अखिलेश, मायावती या प्रियंका? क्योंकि ये सब अलग अलग लड़ रहे हैं। कुछ महीने अभी भी बाकी हैं। तो मुकाबला में आज क्या होगा? योगी का डंका, कौन करेगा उनको चैलेंज? अखिलेश, माया या प्रियंका? यह है यूपी की महाभारत। मैं स्वागत करना चाहता हूं सुरजीत सिंह डांग, आप पूर्व मंत्री हैं और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनोज यादव कक्का, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के। और गीता भट्ट, प्रोफेसर गीता भट्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपके विचार जो हैं वो बीजेपी की ओर रुझान रखती हैं। और संजीव सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए आप सब लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। डॉक्टर डांग, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। आप योगी आदित्यनाथ का चैलेंजर कौन होगा, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, चुनौती तो चुनाव है तो कोई भी दे सकता है। ये मौखिक चुनौतियां तो मिलती रहेंगी, मगर निष्पक्ष भाव से अगर आप सोचें तो जिन सेनाओं के बीच में यह निर्वाचन युद्ध होगा, उनमें किसके पास समर्थ और अनुभवी और सक्रिय नेतृत्व है, वही विजयी होगा। कांग्रेस की क्या स्थिति है? आज तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नियमित रूप से नहीं बन पाए हैं। घर में टूट है, उनके एक पूरा वर्ग खड़ा होकर के नेतृत्व का विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश में उनका कोई संगठन नहीं है और उनकी नीतियां जो 55 वर्षों से रही, उनको जनता ने ठुकरा दिया है। समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वो पितृद्रोही है, चाचा द्रोही है, सारा बिखरा हुआ कुनबा है जो अपने घर को नहीं एक रख सकता, वो प्रदेश को क्या एक रखेगा और क्या न्याय करेगा। और पिछला जहां बहुजन समाज पार्टी की स्थिति है, वहां एक नेतृत्व है जो बाकी उनके साथ काम करने वाले नीचे के सेनापति थे, उप सेनापति थे, या तो पार्टी से निकाल दिए गए हैं या अपमानित होकर के पड़े हुए हैं। संजीव सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि योगी का चैलेंजर कौन है? वो इसलिए पूछ रहे हैं सवाल क्योंकि देखिए, आप 3-4 जितने भी लोग हैं सब अलग अलग लड़ रहे हैं। आप सब जो हैं वो योगी को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे में एक बात ये भी हो सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि विपक्ष की जो जगह है, जो स्पेस है, वो 3 या 4 जगह विभाजित हो जाएगी और जो बीजेपी कहती आई है फिर से आएंगे योगी। संकेत जी, अभी कुछ देर पहले हमारे डंग साहब जो बातें कर रहे थे, देखिए इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे शासन के लिए राहत इंदौरी की माकूल 2 लाइनें पर्याप्त हैं कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखो, आप अपनी तकरीर जारी रखो, मगर जब झूठ बोलो तो आवाज भारी रखो। इतनी तो इनकी क्रियाकलाप इनको बताती है। रही बात इनके 5 साल जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे, अगर उनसे चर्चा करूं, अपराध की बात करूं तो एनसीआरबी के आंकड़े पर्याप्त हैं। जहां पे हत्या प्रदेश हो चुका है उत्तर प्रदेश, 4000 से ज्यादा हत्याएं होती हैं, 22 बच्चियों का प्रतिदिन यौन शोषण और बलात्कार होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य की लेकर के। अभी कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश ने क्या कहा इलाहाबाद ने कि राम भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और नरसंहार हुआ। अब उसके बाद कहते हैं हम नौकरियों की 70 लाख नौकरियां देने जा रहे थे। 45 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी का आंकड़ा इसी सरकार में उठा, जहां उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों की नौकरियां गई। 32 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। हम जो कुछ भी करके गए थे, 32 साल में उत्तर प्रदेश अपनी बर्बादगी पे आज रो रहा है। प्रोफेसर गीता भट्ट, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपका शुरुआती वक्तव्य। संकेत जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो सभी राजनीतिक दलों को लगभग
इससे पूर्व में उनकी सेवा करने का अवसर दिया है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार का देश भर में एक जो परसेप्शन उत्तर प्रदेश को लेकर 2017 से पहले रहा है, जहां उल्टा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वहीं आज लोग उसको उत्तम प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। और जहां तक जो विपक्षी दलों की बात है, अगर आप देखें तो जो जितने विपक्षी दल हैं, या तो वो परिवार विशेष के हैं या व्यक्ति विशेष के हैं। और उसमें भी अगर आप उदाहरण के लिए अगर कांग्रेस को ले लें, तो जहां उनकी अपनी सरकार है, मतलब वो किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, जहां उनकी सरकारें हैं। पंजाब में इस समय किस प्रकार का वहां अंतर विरोध और जो एक तरह से रिवोल्ट हुआ, वो हम सभी ने देखा है। राजस्थान में जिस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रही है, वहां पे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको किस प्रकार से उनके ऊपर जो है प्रहार हो रहा है, जो कानून व्यवस्था कितनी बुरी है, ये भी सभी के समक्ष है। तो जो जहां उनकी सरकार है, वहां वो किस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं। मनोज यादव जी, आपका शुरुआती वक्तव्य का समय, तो हमने सब चैलेंजर को सुना, हमने कांग्रेस पार्टी को सुन लिया, बीजेपी को सुन लिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि योगी का चैलेंजर कौन, चुनौती कौन देगा? देखिए संकेत, विगत 4.5 साल के समय को और जब लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि 4 सालों में उनके जीवन में क्या बदलाव आया, तो वो देख रहे हैं कि कोरोना के दूसरे वेव में जब उनके घरों से लाशें निकल रही थी, तो उन लाशों के प्रदर्शन तक पर और उन लाशों के शवदाह गृह ले जाने तक पर भी रोक थी कि जो लोग वीडियो डाल देंगे, जो लोग उसको शेयर कर देंगे कि ऑक्सीजन के अभाव में इनकी मौत हो गई, उस पर भी उत्तर प्रदेश में रासुका लग रहा था। और उसी उत्तर प्रदेश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब मंत्री के कार द्वारा मंत्री के कार से मंत्री के बेटे द्वारा जब उत्तर प्रदेश में निर्दोष किसानों को निर्ममता पूर्वक कुचला गया, तो ये सरकार संवेदनशीलता दिखाने के बजाय संवेदनहीनता का उदाहरण दी। और ये सरकार इस देश के किसानों के पक्ष में खड़ा होने के बजाय अपने उस तड़ी पार के साथी हिस्ट्री सीटर गृह राज्य मंत्री के पक्ष में खड़े हुए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनमानस ये देख रही है कि योगी जी में क्या क्या बदलाव है। आंकड़ों पर चर्चा और किसका राज्य जो है वो कितना अच्छा है और तुलना में कौन ज्यादा ऊपर है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे अपने भाग 2 में। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। भाग 2 में आपका स्वागत है मुकाबला के। मैं अब शुरू करना चाहता हूं एक बार डॉक्टर डांग से। आपने थोड़ी देर पहले अभी सुना कि मनोज यादव जो हैं वो उन्होंने ये जिक्र किया कि आप अगर आप 2012 से 2017 के आंकड़े देख रहे हैं तो जरा अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहीं ज्यादा खराब है, विभत्स है, भयानक है। देखिए, कानून व्यवस्था को मापने का एक पैमाना है। वो पैमाना है कि क्या यहाँ पर लोग नया काम करना, नए संस्थान खोलना, नई इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। पहले यहां से उद्योगपति भाग रहे थे। आज स्थिति यह है कि लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो जो व्यापारी, जो उद्योगपति अपना पैसा यहां लगा रहा है, वो हमसे आपसे प्रभावित नहीं है कि किस पार्टी के हैं। उनको तो शांति चाहिए, न्याय व्यवस्था अच्छी चाहिए, तो इसलिए आकर्षित होकर लोग आ रहे हैं, नहीं तो भाग खड़े होते। खूब बहुत नया इन्वेस्टमेंट हुआ है, कम नहीं हुआ है और होता जा रहा है। एक सेकंड, और पिछली सरकारों में, सपा की सरकार में निवेश पर काउंटर आ रहा है। भाग रहे थे मनोज जी और उसके बाद संजीव जी, एक एक करके काउंटर ले लें। हाँ मनोज, अच्छा, और यही नहीं है, यही नहीं है। डांग साहब अभी कह रहे हैं निवेश की बात, अभी मनोज जी ने कहा ले लेते हैं। किस सेक्टर में आ रहा है? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो देश के बेरोजगारी के आंकड़े, मेरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं देना चाह रहे हैं। 0.9% इतनी द्रुत गति से आ रहे हैं, इतनी द्रुत गति से ये बताएं कि ऊर्जा के क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कहाँ निवेश आया? रोजगार के क्षेत्र में कहाँ निवेश आया? स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, नई इंडस्ट्री शुरू। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में निवेश कुचलते हुए किसानों में खोते
रोजगार के क्षेत्र में निवेश हम आपका लाठी खाते हुए छात्रों में खोजे, ऊर्जा का निवेश हम आपका बिजली के तारों में, आप बिजली नहीं है पूरे देश में क्या संकट है? उत्तर प्रदेश के गांव में निवेश की हो रही थी। संजीव जी अब आपका काउंटर, किस सेक्टर आपका में काउंटर डांस साहब के पास वापस कब आएगी, कब जाएगी, कब आएगी? संजीव जी, बिजली कब जाएगी पता नहीं। डॉक्टर डांग का ये कहना है, एक सेकंड संजीव जी, डॉक्टर डांग का ये कहना है निवेश आया है, निवेश एक पैमाना है ये बताने के लिए कि चीजें सुधर रही हैं। डंग साहब थोड़ा बताने की कृपा करेंगे। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को इनकी सरकार ने संकल्प पत्र लाया था संकेत भाई, जिसमें कहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आज स्थिति यह है कि वाराणसी साड़ी उद्योग मर रहा है। बात क्या है, जो बिजली पे सब्सिडी मिलती थी इनकी सरकार ने छीन लिया। जो कच्चा धागा आता था उस पे जीएसटी के नाते धागे की कीमत ज्यादा हो गई, जिससे आज बनारसी साड़ी उद्योग को बुनकर बनारस छोड़कर चले गए। ये नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के क्षेत्र का हाल है कि वो सूरत चले गए। इसी तरह से वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के हम चाहे बात कर लें, तांबा उद्योग के लेकर के बात करें, पीतल उद्योग की बात कर लें, तो आज मिर्जापुर के जो उद्योग था खत्म हो गया, जहां से डंग साहब आते हैं। थोड़ा बताएं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आपने किस जिले के कुटीर उद्योग को मजबूत करने का काम किया। और रही बात करोड़ों रुपए लगाकर निवेश पर आपको 2 काउंटर मिले हैं, आप विशेषज्ञ बने, ये 2 काउंटर मिले, उसका आपका राइट टू, आपकी जानकारी बिल्कुल अधूरी है। मिर्जापुर में आज भी पीतल बर्तन का उद्योग फल फूल रहा है, मगर उसमें आधुनिकीकरण करने के लिए केवल बर्तन नहीं और भी सामान बने और उनका निर्यात हो, इसकी चेष्टा लगातार चल रही है, काम चल रहा। कोई आपके गलत सूचना देने से, ये तो सूचना देने से हो सकता है कि आपको लगता हो ज्यादा पॉइंट्स ताकि कवर हो जाए। डांग साहब अब अगली बात ये है, गीता भट्ट, अगली बात है निवेश तो एक बात हो गई, अब अगली बात हो गई कानून व्यवस्था। इसको लेकर के बड़े सवाल उठते हैं। आपने पुराना रिकॉर्ड दिखाया, उस पर मनोज यादव जी ने अभी का रिकॉर्ड दिखा दिया, तो कौन सा रिकॉर्ड पर जनता मानेगी? गीता भट्ट पहले, उसके बाद डॉक्टर डांग। संकेत जी, मैं 1-2 बात और जोड़ना चाहूंगी कि 3 लाख करोड़ का निवेश जो पिछले 4-4.5 वर्षों में जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। और दूसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात अभी करी जाती, बेरोजगारी की, तो सीएमआई का खुद का डेटा अभी आप जाके देख लीजिए, वहां जो औसत पूरे देश भर का है उससे कम का है, 6.9% है उत्तर प्रदेश में। और आप अपने कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज में कि कहीं कोई इंफ्रा में बदलाव आया, कहीं कोई बिल्डिंग बनी, एक सेकंड, एक करके विश्वविद्यालय। मेरे ख्याल से हमने निवेश पर और बेरोजगारी पर बात कर ली। गीता भट्ट जी आप बोलें, अपनी बात खत्म कर लें। जी, तो ये 2 बातें है। तीसरी जो कानून व्यवस्था की बात है, देखिए जो वहां जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, लगभग 1800 करोड़ का जो है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसको जो अवैध रूप से जो वहां कंस्ट्रक्शन किया गया था, उसको उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार के द्वारा उसे ध्वस्त किया गया है। और अगर आप जो है एनसीआरबी का डेटा अगर देख ले तो 2016-17 में डेटा है 15 तारीख को, 15 सितंबर का जो डेटा आया है उसका आपको अध्ययन तफसील से करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ 56% अपराध बढ़े हैं, दलितों के खिलाफ 69% अपराध बढ़े हैं। आप ये सब क्यों नहीं बढ़ती? उत्तर प्रदेश हत्याओं के मामले में पूरे देश में पहले नंबर का प्रदेश है। ये सब आंकड़े आप कहां से पढ़े? मुझे लग रहा है गीता भट्ट जी कि आप बीजेपी के आईटी सेल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा पढ़ रही है। संकेत, ये बीजेपी के आईटी सेल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा ठीक है, जल्दी से संजीव सिंह के पास जाते हैं। उसके बाद एक सेकंड, गीता जी आपने बोल दिया, आपने बोला कि ज्यादा क्राइम हो रहा था, सपा के राज में ज्यादा क्राइम हो रहा था, आपकी बात सुन ली, उसका काउंटर भी सुन लिया। संजीव सिंह का बात सुनते हैं, उस पर डॉक्टर डांग का कमेंट लेंगे। हाँ, मैं संकेत जी, गीता जी से और डंग साहब से पूछना चाहता हूं, कानून व्यवस्था पर अब बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में विकास बोर्ड का गठन हुआ था, पूर्वांचल विकास बोर्ड, बुंदेलखंड विकास बोर्ड। मैं उस विकास की बात करता हूं जहां मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं, 2 उपाध्यक्ष और 11 गैर सरकारी सदस्य बनाए गए। आज तक एक मीटिंग नहीं हुई,
जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर होती तो विकास दिखता। दूसरी तरफ अपराध की बात कर रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 60,000 से ज्यादा मामले प्रतिवर्ष महिलाओं के आते हैं, 163 महिलाएं प्रतिदिन होती हैं, प्रताड़ित होती हैं, 22 बच्चियों का यौन शोषण बलात्कार होता है, 12 से ज्यादा हत्याएं प्रतिदिन होती हैं। और इसको लेकर के अगर कहा जाए तो हत्या प्रदेश बुरा नहीं है, 33,000 घटनाएं प्रतिवर्ष दलितों की होती हैं, और इसको लेकर के ये किस तरह की बात कर रहे हैं। और अभी बात करें, इस योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है संकेत भाई, जो पीठाधीश्वर है, 24 साधुओं की हत्या हुई। पूरे देश में पहला प्रदेश है जहां 2 दर्जन से ज्यादा साधुओं की हत्या हुई। मुजफ्फरपुर में वहां दंगा हो रहा है, मुजफ्फरनगर, और आप सफाई में समारोह मना रहे हैं। यह थी आपकी जो संवेदनशीलता। देखिए ऐसा है डांग साहब, एक जिन मुजफ्फरनगर आप उठाएंगे हाथरस बोर्ड उठा देंगे तो कहानी चलती है। कौन लोग थे और क्या उन्होंने यहाँ पर विकास किया? आज जो हो रहा है वो जमीन पर हो रहा है, हकीकत में हो रहा है, वो जनता को दिखाई दे रहा है। और छोटे किसानों को जो सपोर्ट मिला है, जो समर्थन मिला है, जो धन पहुंचा है, जो गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। आप ये बात बताइए कि अपॉर्चुनिस्टिक सिलेक्टिव पॉलिटिकल टूरिज्म करने से, लखीमपुर खीरी की आप बात कर रहे हैं, मैं हर जगह वही हालत है। वो देखिए ना, राजस्थान नहीं जाएंगे, पंजाब में जो हो रहा है वहां नहीं जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाति मजहब पूछ करके गोली मारी जाएगी, वहां कोई माई का लाल नहीं जाएगा। एक छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी लखीमपुर दौड़ने की फुर्सत थी, कवर्धा में वहां दंगे हो रहे थे, उसके लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। तो यह जो सिलेक्टिव अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल टूरिज्म है, उससे आप एक वार्ता तो शुरू कर सकते हैं, नया विवाद, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। संजीव जी आपका जवाब। एक और चीज डांग साहब, केंद्र शासन राज्य है वो, सरकार आप ही की है, के साथ निकाह करते हैं, केंद्र शासन है जम्मू कश्मीर में, तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। और पाकिस्तान की मुद्रा चलाने की डांग साहब हो गया, एक सेकेंड और अंदर करते थे, बोल लिया आपने। डांग साहब चलाए, 19 की लोकसभा का चुनाव आ गया तो वहां तलाक हो गया। दूसरी तरफ लखीमपुर की सेलेक्टिव जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुन करके जाते हैं, सबसे ज्यादा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिलता है। कितना दुर्भाग्य था कि हमारे प्रधानमंत्री लखनऊ आते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करते, 2 शब्द लखीमपुर की घटना में हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते। अगर लखीमपुर चले गए तो क्या होता? 10 किलोमीटर दिल्ली में जहां पे हमारा किसान बैठा हुआ 11 महीनों से, बॉर्डर पे चले जाए तो क्या होता? नहीं जाएंगे। लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर का स्वास्थ्य लाभ पूछने के लिए ट्वीट करेंगे, ये इनकी नियति है। अच्छा ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। तीसरे भाग में जब आएंगे तो एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों से सबसे, कि क्या अगर विपक्ष में जितने दल हैं सब बीजेपी को हराना चाहते हैं और सब अलग अलग हराएंगे, तो ऐसे में फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? इसके पीछे की गणित क्या है? तीसरा भाग अभी हाजिर होगा। भाग 3 में आपका स्वागत है। मैं ये सवाल मनोज यादव से पूछना चाहता हूं। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि गठबंधन से कोई बैर नहीं रहा है अखिलेश यादव को इससे पहले, लेकिन वो गठबंधन कामयाब भी नहीं हुआ। पहले यूपी के लड़के हुआ, उसके बाद बुआ जी के साथ गठबंधन हुआ, मायावती, लेकिन सब फ्लॉप हो गया। अब ये जो एकला चलो है, इससे आप कितने सफल होंगे? क्योंकि विपक्ष की जो स्पेस है उसमें 3-4 लोग एक ही चीज करना चाहते हैं, कैसे हासिल करेंगे? देखिए संकेत, समाजवादी पार्टी का आपके संज्ञान हेतु, और चूंकि आपका पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय पोडियम है, आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का जनवादी चौहान दल से गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का महान दल से गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का आरएलडी से गठबंधन। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से, जो दल हैं जो वंचित समाज की, जो किसानों के, जो जमीन पे रह के लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनकी विचारधारा कमोबेश हमारी तरह है, उनसे समाजवादी पार्टी का अलायंस है। कुछ दलों से हो गया है, कुछ दलों के प्रक्रिया में है, और समाजवादी पार्टी का किसी बड़े दल से कोई अलायंस नहीं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12 तारीख से रथ यात्रा निकाले हैं, अभी बुंदेलखंड का दौरा करके वो आए। जिस तरह से किसानों का, माताओं बहनों का और सभी का समर्थन मिल रहा है,
आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। संजीव सिंह जी, आप मुझे बताइए कि अगर आप सपा बसपा सब अगर एक ही चीज करना चाहते हैं और अलग अलग करना चाहते हैं, तो ये एक कॉमन विजडम ये कहती है कि ये छितर जाएगा विपक्ष की जो जगह है वो। तो आपको नहीं लगता एक साथ होना चाहिए था? संकेत जी, बहुत ईमानदारी से एक बात को कहूंगा, मेरे विपक्ष के सारे साथी इसको स्वीकार भी करेंगे। आज इस देश में सत्ता बनाने और बिगाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष नहीं करी। इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो चुकी है, संवैधानिक संस्थाएं जर्जर हो चुकी है, हमारा संविधान खतरे में है। और निश्चित है कि 2024 के पहले ये देश लोकतंत्र को जिंदा रख पाएगा कि नहीं, इसके लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव सेमीफाइनल है। और निस्संदेह जनता ने गठबंधन कर लिया संकेत भाई। वो जनता जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के जुल्म से, तानाशाही से तंग आ चुकी है और नरेंद्र मोदी जी के जुमले के वादों से, तो ये मान के चलिए। ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या छितर जाएगा वो विपक्ष की जो स्पेस है। जल्दी से डॉक्टर डांग, आपसे और गीता भट्ट से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जनता, मैंने कहा ना कि जनता जिनको पसीना खर्च करता देख रही, जिनको संघर्षों में अपने साथ पा रही है, निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी के साथ अन्य विपक्षी दलों को भी आने वाले समय में सोचना पड़ेगा और कांग्रेस ही नेतृत्व संभालेगी उत्तर प्रदेश का भी। अच्छा, डॉक्टर डांग। मेरे विपक्ष के साथियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जब सपा बसपा मिलकर लड़ी तो क्या हुआ, आपको खूब इतिहास का एक बहुत खराब पन्ना है कि बसपा की नेत्री को जान से मारने की कोशिश की गई, पीटा गया, उनके विधायकों को बाल पकड़ करके खींचे गए, वो नहीं चल पाया। मेरी बात सुन ले आप। उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया। मिलकर के लड़ी। सच्चाई ये है, आज विपक्ष मिलके लड़े तो और अलग अलग लड़े तो हमारे सामने कोई चुनौती, सक्षम चुनौती है ही नहीं। संकेत जी, देखिए, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है, यह सभी राजनीतिक दल जानते हैं। परंतु हमने देखा कि जनता जो है उत्तर प्रदेश की, उसकी परिपक्वता को आंकने में उनकी कमी रही है। और उसका उदाहरण आपने दिया है कि किस तरह के गठबंधन हुए समाजवादी के, कांग्रेस के, समाजवादी बसपा के, और उसके प्रति क्या रुझान दिखाया उत्तर प्रदेश की जनता ने। तो इसलिए उनकी जो परिपक्वता है उसको हमें कम नहीं आंकना चाहिए और यही देखेंगे अंतों में। लेकिन राजनीति में कुछ महीने भी बहुत होते हैं खेल पलटने के लिए, तो अभी भी बहुत सारे महीने बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में हम बहुत सारे ऐसे मुकाबले लेकर के आएंगे, जब जब चीजें बदलेंगी या जब जब जो जमीन पर होगा, उस समय एक मुकाबला कार्यक्रम जरूर होगा यूपी की महाभारत के ऊपर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, मुकाबला जारी रहेगा। कानून व्यवस्था को मापने का एक पैमाना है। वो पैमाना है कि क्या यहाँ पर लोग नया काम करना, नए संस्थान खोलना, नई इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। पहले यहां से उद्योगपति भाग रहे थे। आज स्थिति यह है कि लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो जो व्यापारी, जो उद्योगपति अपना पैसा यहां लगा रहा है, वो हमसे आपसे प्रभावित नहीं है कि किस पार्टी के हैं। उनको तो शांति चाहिए, न्याय व्यवस्था अच्छी चाहिए, तो वो इसलिए आकर्षित होकर लोग आ रहे हैं, नहीं तो भाग खड़े होते। खूब बहुत नया इन्वेस्टमेंट हुआ है।